हेलो बच्चों। तो आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो ना सबके सब? और मेरे ख्याल से खुश भी होगे। और अगर खुशी की वजह कम है तो भी लोगों को खुश रहना चाहिए, लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो आज मैं आप सबको एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिस चैप्टर का नाम है असल धन। ये चैप्टर नंबर 2 है, ज्ञान सागर। 8वीं क्लास के जो बच्चे डीएवी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी हिंदी की किताब से असल धन, असली धन। तो बच्चों लगता होगा ना कि ये हम लोगों की किताब में रुपये पैसे धन वाली बात कहाँ से आ गई, और असल धन का मतलब क्या होगा भला? धन तो धन होता है, इसमें असली क्या और नकली क्या? तो हम लोग आज इस कहानी में यही जानेंगे, यही सीखेंगे कि असली धन क्या होता है ना? तो कहानी शुरू करते हैं कि बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। तो बच्चों, ये जो मैंने अभी 2-4 लाइनें पढ़ी हैं, इससे पढ़ करके आपको अंदाजा लग गया था कि अगर हम लोगों ने कहा कि ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था और वो गरीब था, तो गरीबी का मतलब क्या होता है? गरीबी की मतलब यहाँ पर साफ साफ है ना कि उसे बड़ी मुश्किल से दिन में 2 समय, दिन का खाना और रात का खाना, रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। जो अमीर लोग होते हैं उन्हें खाना कैसा मिलता है? उन्हें रूखी सूखी रोटी नहीं मिलती, उन्हें घी लगी हुई रोटियां मिलती हैं, पराठे मिलते हैं, पूड़ियां मिलती हैं, है ना? और वो 2 शाम ही नहीं खाते, वो सुबह का नाश्ता डट के करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, शाम को स्नैक्स भी लेते हैं और रात में भी खाते हैं फल फूल, दूध दही, पनीर, बहुत सारी चीजें, नॉन वेज भी। और क्या लिखा है कि इस चरवाहे के पास में फटे पुराने कपड़े थे। तो अमीरों के पास में फटे पुराने कपड़े होते हैं? नहीं, वो नए नए कपड़े पहनते हैं। और इस चरवाहे के पास में छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी सचमुच कितना गरीब था। ये चरवाहा, आधी छत गिरी हुई थी, तो सोचो कि वो बारिश के दिनों में कैसे रहता होगा उस घर में, और जाड़े के दिनों में जब उसे ठंडी हवा लगती होगी। तो ऐसे होते हैं गरीब लोग, या लोगों की गरीबी जब होती है तो घर छोटा होगा, टूटी हुई छत होगी, खाने पीने को कम मिलेगा, फटे पुराने कपड़े होंगे, दैट्स ऑल। और जो अमीर होते हैं उनके घर बड़े बड़े होते हैं, वो 4 समय खाना खाते हैं, खूब सारा फल फूल, दूध दही, घी, चमकने धमकने वाले कपड़े, उनकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर होते हैं। यही तो बड़ा फर्क है ना अमीरी और गरीबी में। आगे बढ़ते हैं। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण क्या था कि उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। तो गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। तो समझ लो भैया कितना बुद्धिमान था वो चरवाहा। भले ही गरीब था लेकिन बुद्धिमान तो था, इंटेलिजेंट था, है ना? धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते कि दारा कितना बुद्धिमान है, वह केवल एक चरवाहा है परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा न सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो गांव के लोग या उसके आसपास के लोग उसकी तारीफ में कहते थे। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि दारा, उस चरवाहे का नाम क्या था बच्चों? दारा। और वह बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, है ना? किसी ने क्या कहा उसके बारे में कि है तो वह चरवाहा लेकिन उसकी बुद्धि राजाओं के जैसी है। और लोग ऐसा समझते थे कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वो सुलझा न सके, दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास में नहीं हो। और तो और लोग कहते थे कि पूरे ईरान में उसके इतना बुद्धिमान आदमी नहीं है।
तो धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। ईरान में जो शाह होते हैं, इसका मतलब राजा का होना, शाह राजा। तो उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी, जो ईरान के राजा थे उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उन्हें परेशान कर रखा था। अब भाई राजा हुए तो क्या हुए, राजा तो थे, लेकिन सबके पास में सब चीज़ों का जवाब तो नहीं होता ना। तो कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसकी वजह से ईरान के शाह बहुत परेशान थे। तो उसने एक दूत को भेज करके अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। तो किसने दूत भेजा? ईरान के शाह ने दूत भेजा। किसके पास भेजा? तो ये जो बुद्धिमान चरवाहा था दारा, उसके पास भेजा। दारा ने तुरंत ही उस समस्या को सुलझा दिया, और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। तो उस चरवाहे ने उस समस्या को भी सुलझा दिया, और इतनी समझदारी से कि ईरान का जो राजा था, शाह था, वो बिल्कुल चकित हो गया, दंग रह गया, आश्चर्य हुआ उसे। उसने मन ही मन कहा कि यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में, राज सिंहासन के पास में है। ऐसा सोचा उस राजा ने, ईरान के शाह ने। तो उसने आगे क्या किया? उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। तो दारा ने झुककर उसे सलाम किया। तो भाई हर व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करना चाहिए। और हमारे देश के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, मंत्री जी हों, ये अगर हमारे सामने आते हैं सो हमें उन्हें रिस्पेक्ट तो देना चाहिए ना। तो उसी तरह से दारा ने उन्हें सलाम किया। शाह ने मुस्कुरा कर कहा कि ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। ऐसा कहा ईरान के शाह ने। तो दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपका हुक्म सिर आंखों पर। तो बच्चों ये एक मुहावरा सा है, आपका हुक्म सिर आंखों पर। इसका मतलब होता है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात को मैं मानने को तैयार हूँ। और भला राजा की बात काटने की हिम्मत कौन करेगा? और वो दारा तो एक बुद्धिमान आदमी था, और राजा ने एक बड़ी जेंटल रिक्वेस्ट रखी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में रहो, और मैं तुम्हारे साथ में सलाह मशविरा करके समस्याएं सुलझाया करूँगा, है ना। तो दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। तो बच्चों हम लोग ये समझ रहे हैं कि राजा काफी हद तक दारा पर डिपेंडेंट हो गया, उसके ऊपर निर्भर करने लगा। हर तरह की समस्याओं के बारे में, राजकाज के मामले में, दूसरे देश की लड़ाई के मामले में, मतलब राजा को दारा के रूप में एक बहुत बढ़िया सलाहकार या सहयोगी कह लो मिल गया। सलाहकार ज्यादा अच्छा है, कोर्टियर, दरबारी, कंसल्टेंट। ओके। अब जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। जलन, ईर्ष्या, जेलसी होती है ना बच्चों। तो भाई राजा के दरबार में और भी दरबारी थे, लेकिन वो सब के सब उतने बुद्धिमान नहीं थे। उनके पास समस्याओं का जवाब नहीं होता था, समस्याओं को वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, और इसकी वजह से राजा दारा के ऊपर डिपेंडेंट था, और दारा समस्याएं सुलझा देता था क्योंकि वो बुद्धिमान था, अनुभवी था। तो स्वाभाविक है कि दारा की प्रसिद्धि, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। राजा की नज़र में उसकी वैल्यू भी बढ़ रही थी और जनता में भी। तो बाकी सारे जो दरबारी थे वो जलते थे, इससे बहुत ईर्ष्या करते थे। अब वे आपस में जलन की वजह से क्या क्या बातें करते थे वो सुनो। कि यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है, जब से ये दरबार में आया है शाह हमें पूछता भी नहीं, हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की बातें बाकी सारे दरबारी किया करते थे, क्योंकि उन सब के मन में ईर्ष्या की भावना थी, जलन की भावना थी कि भाई उसके रहते हुए में, उन दरबारियों के रहते रहते में राजा
दारा पर इतना क्यों भरोसा करता है, दारा को इतनी इज्जत क्यों देता है, उससे सलाह मशविरा क्यों करता है, दरबारियों से क्यों नहीं करता। अरे भाई, जब दरबारी उतने बुद्धिमान नहीं थे तभी तो राजा ने दारा की मदद ली। अब क्या हुआ आगे कि दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। शाह ने कहा कि मैं समझता हूं तुम दारा से जलते हो, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा के जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। तो बच्चों, ये कीड़े निकालना एक कहावत है। कीड़े निकालने का मतलब यहाँ पर हो गया दोष निकालना, गुण नहीं, अवगुण ढूंढना, किसी के अंदर की कमजोरियां, उसकी वीकनेस है ना, वो चीजें ढूंढना। तो राजा ने इन लोगों को डांट करके कहा कि भाई तुम लोगों के अंदर में जलने की भावना है, तुम अपने अंदर दारा के जैसा गुण डेवलप नहीं करते और झूठ मूठ के तुम उसके अंदर में कमी निकाल रहे हो। राजा ने डांट करके कहा कि मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम झूठे हो और दुष्ट हो। ऐसा कहा राजा ने उन दरबारियों से जो दरबारी राजा के पास में उसकी शिकायत करने आए, चुगली करने आए। अब शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा कि मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। अब ऐसी बात कही एक बार शाह ने दारा को बुला करके, कोई बात रही होगी, हो सकता है आगे इसका कारण पता चले। तो इस बात से दारा के मन को चोट पहुंची। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा कि मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है। तो शाह ने हंसकर उत्तर दिया कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अराजकता फैली हुई है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। वहां तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। प्रांत समझ रहे हो ना आप? प्रांत का मतलब है स्टेट, राज्य। तो शाह ने क्या कहा, जैसे जब दारा को राजा ने कहा कि भाई मैं थोड़े दिन तुम्हें अपने से कुछ दूर रहना चाहता हूं, तो दारा को बुरा लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई या कोई पनिशमेंट वाली बात है या क्या बात है। तो शाह ने क्या बताया, शाह ने बताया कि भाई मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर रहा, एक्चुअली में मैं तुम्हें अपने ही राज्य, मेरा जो इतना बड़ा राज्य है, देश है, इसमें से एक छोटे राज्य में तुम्हें गवर्नर बना करके भेज रहा हूँ। गवर्नर समझते हो ना आप सब लोग? हमारे भी स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के गवर्नर भी तो हैं। फागू चौहान जी, गवर्नर को क्या कहते हैं हम लोग? राज्यपाल, है ना। तो गवर्नर होता कौन है? वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसका भी काम होता है कि उस राज्य की शासन व्यवस्था सही से चल रही है कि नहीं। अच्छा, अब एक बात आप और अच्छे से समझ लो कि अपने देश में जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, यूनियन टेरिटरीज, एज लाइक दिल्ली है, चंडीगढ़ है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शासन का काम किसके हाथ में होता है? यहाँ पर शासन का काम गवर्नर के हाथ में होता है या उपराज्यपाल के हाथ में होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के हाथ में। जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो वहाँ भी गवर्नर होंगे, वही वहाँ की सारी व्यवस्था संभालते हैं, वही सरकार चलाते हैं। और राजा इसे वहां का गवर्नर बना करके क्यों भेजना चाहते थे दारा को? उनका कहना था कि वहां पर बड़ी अराजकता फैली हुई है। अराजकता मतलब क्या कि वहां पर शासन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रही है। वहां के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट मतलब करप्ट, वो घूस लेकर के या किसी के बहकावे में भी गलत काम करते होंगे या गलत काम को भी सही बता देते होंगे। वहाँ चोरी चमारी भी हो रही होगी, तभी तो लिखा है कि जान और माल सुरक्षित नहीं, वहाँ की जनता परेशान होगी। जब अगर शासन व्यवस्था को चलाने वाले ऑफिसर्स, मैनेजर्स वो भ्रष्ट हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, तो जनता को तो दिक्कत होगी ना बच्चों, वही बात है। तो इसीलिए राजा उसे गवर्नर बना करके वहाँ भेजना चाहता था। तो दारा गवर्नर बन करके उत्तरी प्रांत की ओर चला, जहाँ राजा ने उसे, शाह ने उसे भेजा था। उसके वहां पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे।
वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर के दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई और लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। तो ऐसा तो होना ही था ना, क्योंकि दारा बहुत ही बुद्धिमान आदमी था और उसने वहां जाकर के अपनी बुद्धिमानी का परचम फैलाया। उसने वहां की शासन व्यवस्था सुधार दी, वहां उसने भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को भी कंट्रोल में कर लिया, जनता को काफ़ी सुख पहुंचाया, उनके मामलों का निपटारा करके जनता दरबार लगा करके, है ना बच्चों। तो शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थीं। वह उन्हें सुन सुनकर फूला न समाता। फूला न समाना का मतलब है बहुत खुश होना। तो भाई जब शाह के जितने भी राज्य थे उसमें से किसी एक ऐसे राज्य की व्यवस्था सुधरने लगी जहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो राजा को शाह को खुश तो होना ही था ना। दारा प्रांत के अनेक स्थानों पर, अच्छा नहीं, एक और बात यहाँ पे है कि जब शाह के कानों तक दारा के अच्छे काम की चर्चा आती थी और वो खुश होता था, तो वहाँ जो उसके बाकी सारे दरबारी मौजूद थे जो पहले भी जलते थे दारा से, उनकी जलन और बढ़ने लगी और वे शाह का कान भरने के लिए, मतलब दारा की चुगली झूठी मूठी शिकायत करने के लिए नए नए उपाय नए नए तरीके सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर के करता था और दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और भी घोड़ा होता था जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा होता था और बक्से के बिना दारा कभी नगर से बाहर नहीं निकलता था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है कि दारा जहाँ भी मतलब रहता था या जिस प्रांत की शासन व्यवस्था गवर्नर के रूप में संभाल रहा था, वो वहाँ कैसे काम करता था। मतलब वो खुद ही विजिट किया करता था कि कहाँ पर किस तरह की स्थिति है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो उसके काम करने के तरीके में खास बात क्या थी कि वो घोड़े पर जाता था, उसके साथ एक और भी घोड़ा रहता था जिस पर वो एक बक्सा रखता था। ये उसके काम करने का तरीका था। अब उस बक्से में क्या क्या खास बातें थी, खास चीजें थी, ये हमें आगे पता चलेगी। तो दरबारियों को एक मौका मिल गया। किन दरबारियों को? उन दरबारियों को जो जलन की भावना रखते थे दारा के साथ में। उन्होंने शाह से कहा कि आप दारा को ईमानदार समझते हैं परंतु वह तो बेईमान है। तो शाह ने बिगड़ करके कहा कि तुम उससे जलते हो इसीलिए ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते। तो वो दरबारी बोले कि जो हम कह रहे हैं उसका सबूत भी दे सकते हैं। सबूत समझते हो ना आप? विटनेस, गवाही, साक्ष्य, है ना, प्रूफ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि दारा जहां भी जाता है अपने साथ एक बक्सा लेकर जाता है। तो राजा ने कहा, मतलब शाह ने कहा कि हाँ मैंने सुना है। तो उन्होंने पूछा कि हुजूर कभी आपने सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु रखी है। तो शाह ने विचार में डूब कर कहा कि मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वह क्या रखता है। मतलब शाह को ठीक से पता नहीं था कि आखिर उस बक्से में क्या रखता है वो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से खबर थी कि हाँ दारा के काम करने का तरीका ऐसा है, वो जहां भी जाता है तो अपने साथ एक खाली घोड़े पर बक्सा रखता है। तो अब बाकी दरबारियों को मौका मिल गया, क्योंकि इस सवाल का शाह के मन में सही जवाब नहीं था और वो भी जानना चाहता था कि आखिर उस बक्से में क्या है। तो अब दरबारियों ने कहा कि उस बक्से में दारा उसी धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से इकट्ठा किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं ढोंगी है, ऐसा कहा दरबारियों ने। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। अब उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे, है ना। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था, ऐसा सोचना था शाह का। और उसके अपने सबसे ईमानदार आदमी को लेकर के ऐसी उलझन बात आ गई तो वो बहुत दुखी था। उसने दूत को भेज करके दारा से दरबार में हाजिर होने को कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया कि भाई इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश आखिर क्यों हो सकता है। उसे बहुत अजीब सा लगा, परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर के झुक गया। तो दारा आ गया राजा के पास में, शाह के सामने में। उसने उसको झुक करके सलाम किया होगा। अब उसके साथ में उसका वह बक्सा भी था। दरबार
शाह का दरबार दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि वो सारे के सारे दरबारी मौका देख रहे थे ना कि किस तरीके से दारा की बेईमानी का पोल खुलता है या दारा की बेइज्जती होती है, राजा उसे डांटता है, ऐसा कुछ देखना सुनना चाहते होंगे वो लोग। तो सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी कि आखिर उस बक्से में है क्या, और दरबारी एक दूसरे को इशारे करके मुस्कुरा रहे थे। अब दारा ने अदब से कहा कि ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो देखो दारा ने कितनी पोलाइटली कहा, कितनी विनम्रता से शाह से कहा। शाह कहा कि दारा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुम्हें सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तुमने हमें निराश किया, ऐसा कहा शाह ने। अब सोचो ये बातें सुनकर के दारा को कैसा लगा होगा। तो वो कहता है कि वह कैसे हुजूर, दारा ने आश्चर्य से पूछा। तो शाह क्रोध से चिल्ला करके बोलता है कि क्या यह सच नहीं है कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? ऐसे ब्लेम लगाया, ऐसे आरोप लगाया ईरान के शाह ने दारा के ऊपर। तो दारा कहता है कि यह झूठ है। दारा ने नरमी से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है। शाह ने झल्ला कर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? तो दारा ने सिर झुकाकर कहा कि इस बक्से में मेरा असल धन है। बच्चों ध्यान से सुन रहे हो ना? दारा ने सिर झुका करके क्या कहा कि इस बक्से में मेरा असल धन है, इसी बक्से में मेरा असली धन है। और यही असल धन नाम है आपकी इस कहानी का, इसके शीर्षक का, है ना? कहानी का शीर्षक यही है ना। और मैंने क्या कहा था कि हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा कि भाई असली धन का मतलब क्या होता है। अब दरबारियों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि राजा शाह जो है वो नाराज हो रहा था दारा के ऊपर में। तो शाह ने हुक्म दिया कि खोल उसे। जब उसने बक्से को खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो सबकी आंखें आश्चर्य से क्यों फैल गई होगी? सोचो सोचो सोचो, जरा मन में सोच के देखो। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं। तो कुछ समझ में आया बच्चों? ये वही कोट रहा होगा जब दारा अपने गांव में रहा करता था, और जब वो गरीबी के दिन जीता था, जब वो मतलब शाह के दरबार में उसको सलाह देने का काम नहीं करता था, जब वो राजमहल में रहना उसने शुरू नहीं किया था। तो ये पुराना कोट वही कोट था, चरवाहे वाला पुराना कोट। जब वह चरवाहे का काम करता था तब वो पहना करता था। तो शाह ने पूछा कि यह क्या है? दारा ने उत्तर दिया कि मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी भी घमंड पैदा ना हो। यही मेरा असली धन है, यही मेरा असल धन है। तो कभी सोचा होगा आप सब लोगों ने कि कहानी में ये बात निकल कर के आएगी और दारा ऐसी बात बताएगा कि मेरा असली धन क्या है? हैं? उसने अपने गरीबी के दिनों की एक चीज बड़ी संभाल करके उस बक्से में रखी हुई थी, जो उसको हमेशा याद दिलाती थी कि आखिर एक समय में वह चरवाहा ही था, एक गरीब चरवाहा। भले उसके अंदर बुद्धिमानी थी, विद्वता थी, समझदारी थी। तो बहुत सिंप्लिसिटी की बात है और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोगों में ये गुण पाया जाता है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया था। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। शाह बोला कि धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। ये बात कहा किसने कहा? ईरान के शाह ने कहा, ईरान के राजा ने कहा। किसके बारे में कहा? दारा के बारे में कहा, उसकी तारीफ में कहा। अब उसको मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही थी, अच्छा लग रहा था कि उसने सचमुच में एक बुद्धिमान, सच्चे और ईमानदार आदमी पर भरोसा किया था और उसको अपने दरबार में सहयोगी बना करके रखा था और उसको उसने एक प्रांत का, एक स्टेट का गवर्नर बना करके भेजा था। अब राजा का मन हल्का हो गया होगा कि दरबारी लोग जो कहते थे वो झूठ कहते थे, कितनी झूठी बातें करते थे वे सब के सब, है ना?
तो बच्चों, दारा का असली धन क्या था? दारा का असली धन था उसकी ईमानदारी, उसके अंदर में घमंड नहीं आने की भावना, यही उसका असली धन था, है ना। तो असली धन क्या है? ईमानदारी, सच्चाई, सच पर अडिग रहने की क्षमता, कभी भी गलत नहीं करना, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, घमंड नहीं करना, यही है असली धन, असली धन, है ना। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी असली धन काफी अच्छी लगी होगी। असल धन, असली धन। इस कहानी के लेखक का नाम है अबराद मोहसिन व कामरान मोहसिन। मतलब दो भाई लगता है, अबराद मोहसिन और कामरान मोहसिन, जिन्होंने मिलकर के इस कहानी को लिखी है। और ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है, आपके मोरल वैल्यूज को बढ़ाने वाली कहानी है, ये बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। आगे कभी मौका मिलने पर मैं इसका एक और फॉलोअप लेक्चर सेशन रखूंगा, जब मैं आपकी हेल्प करूंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या गाइडेंस मैं दूंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखोगे ना, न्यू एज कोचिंग, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिलते हैं।